गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे एमपीएससी 001 की यूनिट 3 की, जो कि है उद्देश्य और निर्धारक। हमारा मोटो रहेगा कि हम आपको एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाए, और ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, और आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख सके, और जो आपका गोल है उसे आप अचीव कर पाओ, ताकि आपको जो मार्क्स है एग्ज़ाम में वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसमें हम पहले बात करते हैं, इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। तो जो इकाई की रूपरेखा है वो इस तरह से रहेगी। जो इसके टॉपिक है, पहली प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, फिर भारत की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे, और जो भारत की विदेश नीति है उसका उद्देश्य क्या है और उसके सिद्धांत क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भारत विदेश नीति के निर्धारक की। फिर उसके बाद जो निर्धारक है इसके भूगोल है, जैसे इतिहास एवं परंपरा है, आर्थिक दशा है, नेतृत्व का स्वरूप है, घरेलू वातावरण है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति। जैसे कि आपको पता ही है कि जो विदेश नीति होती है वो भूगोल पर भी, मतलब जो हमारे पड़ोसी देश है, या हमने जिन देशों के लिए काम किया है, या हमने जिन देशों की आज़ादी के लिए काम किया है, या फिर जो हमारा इतिहास रहा है, परंपरा रही है, जैसे कि ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर शासन किया है, तो जो भी परंपरा हमारे से जुड़ी हुई है, और जो आर्थिक दशा है, वो सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसका सारांश एंड अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना की। तो जैसे कि आपको पता है, कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, जो उसकी विदेश नीति होती है वो शून्य में उत्पन्न नहीं होती है। उस राष्ट्र का इतिहास और संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था एवं अन्य तत्व उसे दिशा और स्वरूप प्रदान करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे कि अगर उसकी राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, तो जो लोकतांत्रिक देश है वो उनके फेवर में मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम, यानी कि आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकतांत्रिक देश रहेंगे उनकी जो व्यवस्था रहेगी वो एक जैसी रहेगी। जब जब लोगों के व्यवस्था एक जैसी होती है, जब लोगों को विचार मिलते हैं, तो उसमें मतलब क्या है, एक कम्बिनेशन हो ही जाता है। फिर उसकी संस्कृति, जैसे कि सेम संस्कृति है कि यहाँ के लोग, जैसे भाषा संस्कृति है, धर्म की संस्कृति है, इस तरह से काफ़ी प्रकार की संस्कृति है, जो अगर मैच हो रही है तो मतलब अपने आप से ही संबंध मतलब अच्छे मिलने की संभावना होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे उसमें कुछ तत्व होते हैं, जैसे भूगोल एवं प्राकृतिक सीमाएं, जो यथावत रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा यथावत रहती है। जैसे कि भारत की भौगोलिक सीमा है, पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा है, अफगानिस्तान की भौगोलिक सीमा है, और प्राकृतिक सीमा है, जैसे कोई नदी या तो प्राकृतिक सीमा बना रही है, या कोई पहाड़ पर्वत श्रृंखला के मतलब उसमें जो है प्राकृतिक सीमाएं बना रही है, जो कि यथावत रहते हैं। बहुत कम चांसेस में ये मतलब बदले जाते हैं। जबकि अन्य कारक जो आंतरिक और बाह्य पर्यावरण कई बार तो बिना जाने ही परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति की निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को इन कारकों एवं शक्तियों के संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के प्रभाव संपूर्ण समय या काल के विस्तार में एक रूप ही हो। जैसे कि आपको पता है कि जो भी विदेश नीति होती है उसके जो निर्धारक तत्व है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक बार लगा दिए तो वही रहेंगे, वो समय के साथ बदलते भी हैं। तो जैसे कि आपको हम एक चीज़ बता दें, तो जो इस इकाई का हमारा उद्देश्य है वो भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारकों को, उसके उद्देश्य और उसके सिद्धांत के संदर्भ में हम बात करेंगे, उनके मूल्यांकन करेंगे कि क्या चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। तो भारत की विदेश नीति के बारे में हम बात करते हैं, पहले इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, फिर इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी क्रिया तभी उत्पादक होती है जब उसका कोई मतलब, जैसे कि आपको पता है कोई भी कार्य हम करते हैं किसी लक्ष्य के लिए करते हैं। जैसे हमें भूख लगी तो हमने खाना खाया, तो खाना हमने किस लिए खाया कि हमें भूख को ख़त्म करना, मतलब भूख हमारी मिट जाए। तो हमारा लक्ष्य क्या था कि भूख को मिटाना। या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो हमारा लक्ष्य क्या था कि हमें उस स्थान पर पहुंचना, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। तो जो लक्ष्य है और उद्देश्य है वो मार्गदर्शित करे, तो जो क्रिया है वो तभी उत्पन्न होती है। तो भारत की विदेश नीति के साथ भी ऐसा ही है। बिना इन उद्देश्यों के ज्ञान के इन नीतियों की दशा का मूल्यांकन करना सरल नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे उद्देश्य है, इनके बारे में पहले हमें जानकारी एकत्रित करनी है। अगर हम इनके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे तो इनका मूल्यांकन हम नहीं कर पाएंगे। हम किसी के बारे में जब तक हम उसके बारे में न जान ले, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया किसी के बारे में, तो हम उस थर्ड पर्सन की बात को कोट करके हम उसकी अवधारणा या उसके बारे में सोच लेते हैं कि भाई अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है, उससे बात करके, उसके बारे में जान करके, तभी हमें उसके बारे में विश्लेषण या उसका मूल्यांकन करना चाहिए।
तो जो भारतीय विदेश नीति है उसका जो लक्ष्य है वो राजनीतिक स्वतंत्रता एवं बाह्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में राष्ट्रीय हित की रक्षा उसे बढ़ावा देना है। तो मतलब जैसे कोई भी देश होता है उसका जो प्राथमिक कार्य होता है वो राष्ट्रीय हित होता है। राष्ट्रीय हित मतलब कि जो उसका राष्ट्र है उसकी सुरक्षा करना उसका प्राथमिक ड्यूटी होता है। उसके बाद जो ड्यूटी होती है वो सब ड्यूटी जो है वो उसके बाद की है। तो जैसे कि आपको पता है भारत जो है वो संप्रभु राष्ट्र है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को समस्त विश्व की सुरक्षा से संयुक्त रूप से कार्य करने की इच्छा के विस्तृत एवं विवेकशील पृष्ठपट पर रखा गया है। दूसरे शब्दों में भारत कभी भी यह नहीं चाहता कि उसकी सुरक्षा से दूसरे राष्ट्र स्वयं को मतलब जैसे कि आपको पता है कि हम भी खुश रहे और हमारा पड़ोसी भी खुश रहे। भारत इस मतलब चीज़ को लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सुविधा के लिए जो सोर्सेस है जो स्रोत है इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या है कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो असहज महसूस कर रहा है या असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो यह भी हमारा वो नहीं है। हमारा क्या मोटो है कि हम भी खुश रहें और हमारा पड़ोसी भी खुश रहे। तो भारत ने हमेशा से ही राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखने चाहे हैं, विशेष रूप से बड़े देशों और पड़ोसी देशों के साथ। तो इस तरह से हमने आपको ये मतलब जो पहली यूनिट हमने की है यानी कि दूसरी यूनिट उनमें काफ़ी चीज़ें कवर हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के निर्धारक। तो जो इसके निर्धारक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला इसका निर्धारक होता है भूगोल। मतलब अगर आप भूगोल की बात करोगे तो जो भारत है वो एक विशाल देश है। यह एक 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। जैसे कि पता है कि आपको पता है जितने भी राष्ट्र है उसमें जो हमारे राष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्र यानी कि उसकी सीमा है वो 7वें नंबर पर आती है। तो सबसे पहले जैसे रूस हो गया, फिर कनाडा हो गया, फिर चीन हो गया, ऐसे करके हमारा जो भारत है वो 7वें नंबर पर आता है। इसके उत्तर में इसकी सीमाएं विश्व प्रसिद्ध, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा उत्तर है यानी कि नॉर्थ है वो हिमालय पर्वत तो से लगा हुआ है। मतलब जो क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत से लगा हुआ है। इसके जो 15,000 किलोमीटर लंबी जो थल सीमा है, मतलब जो आप देखोगे कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक हम जाते हैं तो ये टोटल 15,000 किलोमीटर की लंबी थल सीमा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इससे देश लगते हैं तो सबसे पहले जो अगर हम पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान लगता है। फिर हम जब उत्तर में बात करते हैं तो भूटान है, चीन है, नेपाल है और पूर्व में जो हमारा बांग्लादेश एवं म्यांमार से लगी हुई है। तो जैसे कि आप इसकी भौगोलिक संरचना की बात यहाँ पर कर सकते हैं। और जो हमारे देश है की जो तटरेखा है वो 7500 किलोमीटर है, जिसमें मतलब अंडमान निकोबार है। इस तरह से हमारे ये सब चीज़ें आती है। तो ये भूगोल के बारे में बात होगी। फिर इतिहास एवं परंपरा की अगर बात करें तो भारत की विदेश नीति उसकी ऐतिहासिक परंपरा को प्रतिबिंबित करती है। भारत ने अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए देश के बाहर कभी भी कोई आक्रामक अभियान नहीं किया। जैसे कि आपको पता है कि भारत के ऊपर लोगों ने राज किया है और अपनी आक्रामक नीति को अपनाया है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। लेकिन भारत ने कभी भी ऐसा कोई भी आक्रमण नहीं किया या कोई भी ऐसा अभियान नहीं चलाया जिससे किसी देश की सुरक्षा को खतरा हो। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यानी कि नेक्स्ट जो इसका रहेगा वो आर्थिक दशा है। तो आर्थिक दशा की बात करें, अर्थ मतलब धन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। धन में जैसे कि आपको पता है कच्चा माल और प्राकृतिक संपदा का जो स्वामित्व है आर्थिक विकास की अनिवार्यता है, देश की विदेश नीति के निर्धारण में दिशा प्रदान करता है। जैसे कि हमारा देश है तो हमारे देश में जितने भी जैसे बॉक्साइट हुआ, कोयला हुआ, तांबा हुआ, मैग्नीज जो भी खनिज पदार्थ है वो भारत के अंदर जितना भी भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी है उस पर जो अधिकार है वो भारत का है। इसकी कृषि पे भी भारत का अधिकार है, इसकी साक्षरता पे भी भारत का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आगे लोग ज़्यादा अगर पढ़ लिख गए तो ब्रिटिश उस पर क्लेम कर दे कि भाई इंग्लिश भाषा बोलते हैं इन पर हमारा अधिकार, ऐसा नहीं है। भारत में अगर वो पढ़े हैं, भारत में अगर उन्हें भारत के लोग हैं और वो साक्षर हो गए हैं तो भी भारत की मतलब की शक्ति का जो है विकास हुआ है। इसी तरह से भारत के मतलब जो अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से व्यापार करेंगे, वो सब चीज़ें हैं, तो इससे क्या है भारत के अर्थ में वृद्धि होगी। इसके बाद है नेतृत्व का स्वरूप। तो किसी भी नेता की व्यक्तिगत योग्यता या क्षमता एक राष्ट्र के भविष्य को एक निश्चित समय में अपने नेतृत्व द्वारा नीति के स्वरूप को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे नेता होता है वो कोई भी जैसे एमएलए है तो वो अपने जो वो क्या बोलते हैं अपने क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व करता है। एमपी है वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। पीएम है वो अपने राष्ट्र का मतलब नेता होता है। ऐसे करके मतलब सभी अपने अपने क्षेत्र को जो है वो अपने मंच पर या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी जो इंदिरा गांधी जी थी का प्रभाव बिल्कुल विपरीत था। स्वभाववश वह बहुत प्रभावशाली और दृढ़ महिला थी। राष्ट्रीय हित की अनिवार्य आवश्यकताओं के प्रति उनकी प्रकृति व्यवहारिक एवं संवेदनशील थी, जिसने विदेश नीति को आदर्शवाद की जगह दोबारा यथार्थवाद के मार्ग की ओर अग्रसर किया।
इस तरह भारत की नीति को बांग्लादेश की स्वाधीनता, परमाणु अप्रसार संधि की अस्वीकृति और पूर्व सोवियत संघ से प्रगाढ़ संबंध के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो उदारवादी गुणों के लिए विख्यात अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान और अमेरिका के साथ व्यस्त रखने की नीति को प्रभावित किया। घरेलू वातावरण की अगर बात करें तो किसी भी देश की विदेश नीति अपनी आंतरिक गतिशीलता के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकती है। घरेलू अथवा आंतरिक वातावरण से तात्पर्य है शासकीय प्रणाली की प्रकृति, यानी कि भारत में किस तरह का शासन है, भारत में लोकतंत्र शासन है या मतलब जैसे कि आपको पता है शासन कई प्रकार के होते हैं, जैसे तानाशाही शासन होता है और जैसे हमारा लोकतांत्रिक शासन होता है, तो इसी तरह से बहुत से शासन होते हैं। इसी तरह से जो हमारा भारत का शासन है वो लोकतांत्रिक शासन है। दूसरी अगर बात करें राजनीतिक संस्कृति, तो राजनीतिक संस्कृति कैसी है यहाँ की, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल है, तो यानी कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनकी बीजेपी की है, तो राजनीतिक दल की बात करते हैं लोकमत आदि परंपरा सरकार की संरचना एवं प्रबुद्ध नेतृत्व शामिल है। स्वतंत्र भारत अनेकता में एकता का सजीव उदाहरण है। जैसे कि आपको पता है कि भारत ने अहिंसक आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त की और लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, जो कि क्षेत्रीय धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को समुचित प्रतिनिधित्व देती है। जैसे कि आपको पता है कि भारत है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर बहुत सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनेकता में एकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति की। तो किसी निश्चित समय में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्पष्ट प्रचलन का विदेश नीति में प्रत्यक्ष असर पड़ता है, विदेश नीति के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसे कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्पष्ट प्रचलन का जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको विदेश नीति में असर पड़ता है। जैसे कि विदेश नीति के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि राज्यों के पास दूसरे राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए निश्चित माध्यम का अभाव रहता है। जैसे कि दो विश्व युद्धों के बीच 1939 में फ्रांस की सुरक्षा का प्रश्न, उसके बाद इटली में फंसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद का उदय एवं जापान में सैन्यवाद आदि ने सभी देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित किया। जैसे जैसे आपको पता है कि जब किसी देश में किसी वाद का उदय होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय हो गया था या जापान में सैन्यवाद का उदय हो गया था, तो जिससे क्या है कि वहाँ की जो राजनीतिक इकाइयाँ है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, वहाँ की शासन प्रणाली और खोखली होने लगती है, जिससे क्या है कि जो विदेश नीतियाँ है, विदेश मतलब जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रभावित होती है। अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रति अपनी नीतियों में परिवर्तन किए और उसे मान्यता प्रदान की, क्योंकि 1933 में जर्मनी में हिटलर के उदय ने युद्ध के पश्चात स्थापित विश्व व्यवस्था के लिए संकट पैदा कर दिया था। जो अगर हम बात करें 1931 में मंचूरिया पर जापानी हमले ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के लिए दूर पूर्व एक सामान्य संकट उत्पन्न कर दिया था। दोनों शक्तियों ने इसलिए तब अपनी शत्रुता छोड़ दी। शीतकाल युद्ध की अगर बात करें तो शीतकाल युद्ध जो था 1945 से 1990 में अधिकतर देशों की जो विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित किया। अमेरिका ने परमाणुकरण के भय के कारण पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए और इसके परिणाम यह हुआ कि देश समाजवाद अपनाते हुए सोवियत संघ के पक्ष में खड़े हुए। अमेरिका द्वारा स्थापित नाटो, सीएटो तथा अन्य सैन्य संधि व्यवस्था से उनकी साम्यवाद को नियंत्रित करने की नीति स्पष्ट होती है। तो भारतीय प्रयासों से प्रतिपादित गुट निरपेक्ष की नीति अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में उत्पन्न इसी ध्रुवीकरण की प्रतिक्रिया थी। इसके बाद हम बात करते हैं जो सारांश की। तो जो भारतीय विदेश नीति के विविध उद्देश्यों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हितों के एक सम्मिश्रण को प्राप्त किया। भारत अपनी सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति की इच्छा के साथ साथ सभी राष्ट्रों और जनता की शांति, स्वतंत्रता, विकास एवं न्याय के लिए काम कर रहा है। तो ये सारांश आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि बताया कि उल्लेख किया गया है कि विदेश नीति के कई निर्धारकों में जो प्रासंगिक तत्व है वे भारत का भौगोलिक आकार, स्थिति, ऐतिहासिक अनुभव एवं परंपरा के साथ ही नेतृत्व का व्यक्तित्व, देश का पड़ोसी एवं अन्य देशों के साथ संबंध, ये सब चीज़ें हमने आपको पहले ही कवर कर दी है। और सारांश पढ़ने से आपका मतलब वो जो नॉलेज है वो अच्छा हो जाता है और आपकी जो एक समझ है वो विकसित होती है और इसमें मोटा मोटा आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। सो आप इसको देख सकते हैं और हमारा मोटो यही रहेगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आए और जो हमारे चैप्टर्स हैं उसको हम सरल करके पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे ताकि आपकी समझ विकसित हो और आप एग्ज़ाम में रट कर न बल्कि समझ कर लिखें।
इसमें हम बात करते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इसमें सभी आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस है। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ व्याख्या कीजिए कि भारत के आर्थिक पिछड़ेपन ने किस प्रकार भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा 5, 6 और 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप अपने शब्दों में इनको लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये इतने बेसिक क्वेश्चन ही है।